हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आरपीएफ एसआई के पेपर का एनालिसिस कराने वाला हूं, जो आपके 4 और 5 दिसंबर के सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी किसे कहा जाता है। दोस्तों, पांड्यों की राजधानी हम लोग किसको कहते हैं? मदुरै को कहते हैं। किसको कहते हैं? मदुरै। अच्छा, मदुरै को दोस्तों हम लोग कहते हैं त्योहारों की नगरी। क्या कहते हैं? त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मदुरै को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं कुछ और भी डिस्कशन के साथ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पांड्य वंश की राजधानी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो मदुरै थी। दोस्तों, यह तामिल साम्राज्य था। यह कौन सा साम्राज्य था? तामिल साम्राज्य था, जो भारत के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में स्थित था। पांड्य वंश ने 560 से 1300 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। उनका राज मृदु रामानंद वर्तमान में जो मदुरै वाला क्षेत्र है और त्रिनेवली जिलों में फैला हुआ था। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्यन राजवंश की राजधानी पूछेगा कहाँ था, तो आपको बताना मदुरै था। कहाँ था? मदुरै था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मोहिनीअट्टम भारत से संबंधित है, जिसका नाम पौराणिक देव मोहिनी से लिया गया है। दोस्तों, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, वो केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको कुछ और डिस्कशन के साथ मैं आपको बताता हूँ। मोहिनीअट्टम के बारे में मैं और भी जानकारी दे रहा हूँ। मोहिनीअट्टम भारत के दोस्तों पूछेगा पहला, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। यह केरल के 2 लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनीअट्टम का शब्द अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी मोहिनी का यह अर्थ होता है। चलिए, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध के प्रसंग में असुरों को लोभाने के लिए पूछेगा कि कौन सा नृत्य का धारण किया था। उन्होंने मोहिनीअट्टम नामक नृत्य किया था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, भस्मासुर का वध भी इसी नृत्य के कारण ही किया था। इसी नृत्य किया था, जो नृत्य किया था आपको तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी को हम लोग कहते हैं IUCN। क्या कहते हैं? IUCN। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? दोस्तों, यह है एशियाई भैंस। कौन है? एशियाई भैंस। दोस्तों, एक भैंस का प्रजाति होता है जिसको कहते हैं मुर्रा। क्या कहते हैं? मुर्रा। सबसे अधिक दूध देने वाली यह भैंस है। कौन है? मुर्रा है। और आपको मैं और भी मैं अब बात बताता हूँ। और नेक्स्ट है, भैंस भैंस के बारे में हो गया। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी को हम लोग कहते हैं ICUN के अनुसार जंगली एशियाई भैंस एक दुर्लभ प्रजाति है। अच्छा, जो प्रजाति देश से लुप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उन सबको पता पूछेगा हम लोग किससे लगाते हैं, तो रेड डाटा बुक। किससे लगाते हैं? रेड डाटा बुक। मतलब ये विलुप्त हुए प्रजाति का पता लगाता है। रेड डाटा बुक में वर्णन रहता है। चलिए, यह 1948 में बनाया गया था। पूछे IUCN कब बनाया गया था? 1948 में। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची केवल ज्ञात जैव विविधता के एक छोटे और पक्षपाती उपसमूह के लिए विलुप्त होने के जोखिम का आकलन प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और नर्मदा नदी के पर पूछेगा कि कौन सा बांध है, आपको बताना सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कहाँ भैया? गुजरात में है। चलिए, मैं और भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। जबलपुर दोस्तों पूछेगा कि यह कहाँ पड़ता है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का एक शहर है। यह नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण जबलपुर का एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल है। जबलपुर एक क्या है? उभरता हुआ पर्यटन स्थल है। नर्मदा नदी पूछेगा कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। पूछेगा यह नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ की अगर बात किया जाए तो कुछ यहाँ पर सहायक नदियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तावा, शेर, सकड़, लोहार, हिरन, बरना, चोरल, ये सब क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला है, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो ये किस में किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत पूछे कब हुआ था? तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया था। और भी मैं आपको कुछ प्रश्न आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक आजीविका, जिसको हम लोग NTL कहते हैं, में लड़कियों के कौशल विकास को शामिल करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के दायरे को बढ़ा दिया है।
नेक्स्ट, इस योजना के तहत अब माध्यमिक शिक्षा विशेष रूप से स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित विषयों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों कथक जो है भारत के उत्तर भाग का एक प्रमुख नृत्य है। चलिए नेक्स्ट मैं और भी बताता हूँ आपको, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ कथक के बारे में। दोस्तों कथक जो है दोस्तों यह उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों यह एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य की संख्या पूछे कितना होता है तो 8 होता है। कौन होता है? 8 होता है। जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई, पूछेगा यह एक शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ उत्पन्न हुई तो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई। कथक शब्द कथा से आया है। पूछेगा यह शब्द कहाँ से आया है? कथा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? कथक का अर्थ होता है कहना। क्या होता है? कहना। यह नृत्य अपने सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क को, अभिव्यंजक इशारों और लयबद्ध पैटर्न के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो 10 से दल बदल, 10 से 10, तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। अच्छा, जब टोटल अनुसूची पूछेगा कितना है? 12 है। कितना है? भारतीय संविधान पूछेगा मूल अनुसूची कितना है तो मूल अनुसूची दोस्तों 8 था पहले, लेकिन अब जो है 4 गो बढ़ गया है। 4 गो अनुसूची बढ़ गया तो वर्तमान में अनुसूची कितना है? तो वर्तमान में ये 12 है। अच्छा, अब प्रथम अनुसूची क्या है? भारत के राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो भारत के राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरा क्या है? राज्य में कार्यरत बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। तीसरा अनुसूची में क्या हो गया है? इसको वेतन तो देना है लेकिन कैसे देंगे? शपथ दिला के, यानी शपथ का बात है। चौथा में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। मैं 12 अनुसूची में आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट अनुसूची इसमें है। फटाफट आप लोग आँख कान से सुनिए, आँख से देखिए और कान से सुनिए। और चौथा में बता दिया। अब 5वां इंपोर्टेंट नहीं है, 7वां में दोस्तों 7 गो अनुसूची है। 7वां में 100 से 7, 100 से सूची का बात कहा गया है। और ये सूची 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं केंद्रीय सूची, एक को कहते हैं राजकीय सूची और एक को कहते हैं समवर्ती सूची। जो 8वां है दोस्तों, 8वां में भाषा बताया गया। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। और ये भाषा कितना है दोस्तों? 8 है। भाषा कितना है? या 8 है। हाँ, भाषा कितना है? 22 है। भारतीय संविधान अनुसार कितने भाषा है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। ये बात आपको याद रखना है। 9वां भूमि सुधार। 9वां कौन है? भूमि सुधार। और 10वां क्या है? दल बदल। और 11वां है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। 11वां कौन है? पंचायती राज व्यवस्था। वहीं 12वां पूछेगा कौन है तो 12वां दोस्तों है नगर निगम। कौन है? नगर निगम है। नगर निगम जो है भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 12 में क्या है? नगर निगम है। तो इतनी बातों आपको याद रखना है। चलिए मैं और भी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं जितना मैं आपको बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चलिए मैं और भी बता रहा हूँ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। इस अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये बात याद रखना है। इस कानून में दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कानून 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। दल बदल कानून कब पारित किया गया था? 30 जनवरी 1985 को। इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? 1985 में। किस संशोधन के तहत? 52वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब गलत हमको देखना है चारों ऑप्शन में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये बात 100% सत्य है। चलिए दूसरा है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में 100% ये सही ये बात है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। हाँ ये बात जो है दोस्तों ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। यानी आपका आंसर क्या होने वाला है? तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है प्रशांत महासागर के बारे में? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। बिल्कुल गलत, सही बात है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मैं प्रशांत महासागर के बारे में और भी बताता हूँ। प्रशांत महासागर यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी आकृति पूछेगा कैसा है तो त्रिभुजाकार है। यह उत्तरी ध्रुव से कहाँ तक फैला हुआ है तो दोस्तों दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, ओशनिया के बीच फैला है। चलिए इसका शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर है। पूछेगा इसका शीर्ष कहाँ है तो बेरिंग जलडमरू मध्य पर है।
इसकी सतह पर कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी हुई है। इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है, क्योंकि ये सबसे गहरा है, तो गहरा है तो ज़्यादा जल एडजस्ट होगा, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? दोस्तों अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ को चुना गया था। किसको चुना गया था? शहबाज शरीफ को चुना गया था। अच्छा, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? दोस्तों पाकिस्तान का जन्मदाता जो है, शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। कौन है? चौधरी रहमत अली। अच्छा, एक पुस्तक है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या नाम याद रखना है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके लेखक पूछ लिया जाता है, इसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कौन लेखक है? खुशवंत सिंह। आपको ये भी बात याद रखनी है। चलिए मैं और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। पूछेगा पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन था, तो इसी शहबाज शरीफ को आपको बताना है, जो कहाँ के थे? पाकिस्तान के ही थे। इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 174 वोटों से बहुमत से जीत हासिल किया। इन्होंने पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में कितने वोटों से जीत हासिल किया था? 174 वोट से किया था। और नेक्स्ट जानिए इनके बारे में, शहबाज शरीफ दोस्तों इमरान खान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। किसके बाद बने थे? इमरान खान के बाद बने थे, जो क्रिकेटर इमरान खान। चलिए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ का कार्यकाल खत्म होने के बाद अनवर उल हक काकर को नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। तो शहबाज शरीफ के बाद किसको बनाया गया है? अनवर उल हक काकर को यहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, भारत के योजना आयोग को डैश डैश नीति के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अच्छा, योजना आयोग का स्थापना जान लीजिए। इनकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। लेकिन दोस्तों योजना आयोग जो था, यह एक पुरानी परंपरा था जो ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को उन्होंने भाषण में कहा, भाइयों बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है, हम इसके जगह नीति आयोग का स्थापना कर रहे हैं। तो योजना आयोग की जगह पर अभी कौन काम कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। क्वेश्चन यही पूछा था, भारत की योजना आयोग को डैश डैश नीति के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी 2015 में जो स्थापित किया गया था, किसके? नीति आयोग के रूप में। किसके रूप में? नीति आयोग के रूप में। दोस्तों नीति आयोग को हम लोग भारत का थिंक टैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंक टैंक के रूप में यह काम करती है, भारत का थिंक टैंक भी कहते हैं। और इसके अच्छा, नीति आयोग का पूछेगा कि अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन इसी के कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम अध्यक्ष वही होगा जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इनका इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, तो कौन हो जाएगा? मोदी हो जाएगा, इनका प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा। और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो आपको बताना है अरविंद पनगड़िया। क्या बताना है? अरविंद पनगड़िया। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है। क्या है? संस्था है, और इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन अभी भी मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के जरिए इनका गठन किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को यूएसएसआर के तर्ज पर देश में 5 योजनाओं बनाने के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। और 1 जनवरी 2015 को नव गठित नीति आयोग के साथ योजना आयोग के रूप में इसको बदल दिया गया। और योजना आयोग के बारे में याद रख लीजिएगा, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। अच्छा, गैर संवैधानिक संस्था है तभी तो इसका नाम को चेंज कर दिया गया। संवैधानिक पार्ट जो होता है उसमें छेड़छाड़ नहीं होता है, लेकिन योजना आयोग में हमने देखा कि इसमें छेड़छाड़ हुआ, तभी तो नीति आयोग बना। तो यह क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यह परामर्शदात्री संस्था है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अब यहाँ खोजिए कौन सा एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है भैया, यह एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो और भी मैं आपको बात बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है यह? कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे कंप्यूटर के संचालन से संबंधित अन्य कार्य के अलावा एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। इसे आमतौर पर
अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? दोस्तों मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में जो है दोस्तों क्या है? तार, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष है? ये जो तार हो गया, नारियल हो गया, ये सब जो वृक्ष हो गया, ये सब किस वन में पाए जाते हैं दोस्तों? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। चलिए मैं मैंग्रोव वन के बारे में मैं आपको और भी बात मैं बताता हूँ। और चलिए, भारत में तार, नारियल, केवड़ा और एंगार आमतौर पर किस वन में पाया जाता है? मैंग्रोव वन में, मैंने अभी देखा। और नेक्स्ट बातें जो आपको याद रखनी है मैंग्रोव वन से, मैंग्रोव वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ज्वार से प्रभावित क्षेत्रों के तटों पे में पाए जाते हैं। अच्छा, मैंग्रोव वन अर्थात इन तटों पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। मिट्टी और गाद मतलब कादो जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव सामान्य किस्में हैं जिनमें पौधे की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती है। पौधे की जड़ी पूछेगा मैंग्रोव वन में पौधे की जड़ किसमें डूबी रहती है? तो ये क्वेश्चन भैया पूछा हुआ भी है, तो आपको बताना है कि पौधे की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती है। चलिए नेक्स्ट, अगला है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। दोस्तों चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है जिसको हम लोग एंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडीज कहते हैं। चलिए मैं और भी एंडीज मच्छर और चिकनगुनिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों चिकनगुनिया जो है एक वायरल संक्रमण है जो एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह बीमारी आमतौर पर मानसून के समय में होती है। पूछेगा चिकनगुनिया रोग कब होता है? यह मानसून के समय में होती है। चिकनगुनिया के मच्छर दिन के समय और स्वस्थ पानी में पनपते हैं। पूछेगा यह मच्छर कब पनपते हैं? दिन के समय में और स्वस्थ पानी में, स्वस्थ पानी में पनपते हैं, मतलब अच्छा पानी में, शुद्ध जल में पनपते हैं। और आपको पता ही है डेंगू का मच्छर भी दोस्तों कहाँ रहता है? शुद्ध जल में ही रहता है। चिकनगुनिया के मच्छर दिन के समय और स्वस्थ पानी में पनपते हैं। यह बीमारी फैलने के कुछ और भी कारण है, जरूरी नहीं कि यही कारण है, कोई और भी कारण है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग कॉस्मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मॉस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको अब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मैं थोड़ा सा देता हूँ। दोस्तों ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द किसका प्रयोग किया है? कॉस्मॉस का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मांड शब्द का मतलब है अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा। चलिए यह शब्द अंतरिक्ष में मौजूदगी सभी खगोलीय पिंड और ऊर्जा के रूपों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए मैं नेल्सन मंडेला के बारे में मैं और भी बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यह जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए 1993 में नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। यह जो रंगभेद मतलब काला गोरा यही है। मंडेला और डी क्लार्क को यह पुरस्कार रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए दिया गया था। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। मोस्ट बीबीआई नेल्सन मंडेला जो था भैया ये कौन था? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, मतलब ये काले लोग थे। चलिए वे 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। कब तक रहे? 94 से 99, 5 साल तक रहे। नेक्स्ट है, मंडेला को 40 वर्षों में 260 से ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। और अभी खेल के क्षेत्र में दोस्तों एक पुरस्कार दिया जाता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, आपको तो पता ही होगा, जो इसी राष्ट्रपति के नाम पर है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? दोस्तों कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। अच्छा, लेपुलेख दर्रा। दोस्तों ये जो लेपुलेख दर्रा है यह पूछे कहाँ है? दोस्तों यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अच्छा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब दर्रा भैया कहाँ पर है? ये सब दर्रा भैया जम्मू कश्मीर का दर्रा है। कहाँ का दर्रा है? जम्मू कश्मीर का दर्रा है। अच्छा, दर्रा किसको कहते हैं? पहाड़ों को चीर फाड़ करके जो रास्ता को जो तैयार किया जाता है इसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दर्रा कहते हैं, या इसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। दर्रा या दर्रा का अर्थ आप समझ गए होंगे।
चलिए मैं और भी बात मैं आपको बताता हूँ। रोहतांग दर्रा दोस्तों, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों को से जोड़ता है। दोस्तों एक प्रश्न मैंने देखा था, कुल्लू और मनाली, एक प्रश्न पूछ लिया था, कुल्लू और मनाली ये दोनों शहर पूछ लिया था कहाँ स्थित है, तो आपको बताना कुल्लू और मनाली कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए यह दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूरब छोर पर स्थित है। यह 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, यह दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ने वाला दोस्तों यह दर्रा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों झारखंड का अगर सबसे ऊंचा शिखर का बात किया जाए तो सामवेद शिखर, क्या आपको बताना है, सामवेद शिखर है जो कहाँ है, झारखंड में है। और यहाँ पारसनाथ का क्या है, मंदिर भी है, क्या है, पारसनाथ का मंदिर भी है। और यहाँ पर जैन धर्म के सबसे अधिक गुरु को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और मैं आपको इस शिखर के बारे में और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट था और मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं, झारखंड की सबसे छोटी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा कौन है, तो पारसनाथ है। क्या है, पारसनाथ है। इसकी ऊंचाई पूछेगा कितना है, तो 1365 मीटर है। पूछेगा कहाँ स्थित है दोस्तों, यह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। पीछे मैंने आपको बताया ही था। जैन धर्म में दोस्तों टोटल कितने गुरु हुए, 24 तीर्थकार में कितने गुरु हुए, 24 तीर्थकार हुए। दोस्तों इन 24 तीर्थकार में जो 20वां था, इसका नाम क्या था, पार्श्वनाथ 20वें ने पार्श्वनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया था। यहीं से जानकारी हमको मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया था, आर वेंकट रमनी। किसको किया गया था, आर वेंकट रमनी को किया गया था। चलिए मैं और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमनी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। चलिए भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया था। चलिए वेंकट रमनी ने 1 अक्टूबर 2022 को अपना पद ग्रहण किया था। कब किया था, 1 अक्टूबर 2022 को। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। वेंकट रमनी कितने नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो 16वें नंबर के हैं। चलिए रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए। दोस्तों उसको उत्तल दर्पण चुनना चाहिए। कैसा दर्पण चुनना चाहिए, उत्तल दर्पण चुनना चाहिए। अच्छा उत्तल दर्पण बोले या उत्तल लेंस बोले, दोनों की फोकस दूरी दोस्तों क्या होती है, धनात्मक होती है। अच्छा अवतल दर्पण बोले और अवतल लेंस बोले, अवतल दर्पण और अवतल लेंस बोले दोस्तों ये दोनों का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट है, वाहनों के पश्च दर्पण के लिए यानी पीछे जो देखते हैं हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, दूर के वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूर के वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तभी तो आप देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ट्रक एक छोटे से आईने में कैसे एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वह छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, इसी कारण तो वो एडजस्ट हो जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि यह छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है, अभी भी बताया। यह वस्तु की दूरी की परवाह किए बिना आभासी, सीधा और छोटी छवियां बनाता है। और भी बातें मैं इनके बारे में बताता हूँ। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग जम्मू कश्मीर में दोस्तों है डल झील। क्या है, डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। इसको श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। अच्छा नागिन झील, अनंतनाग झील, जितना भी झील होगा ये सब झील कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर का है। चलिए मैं उत्तराखंड के झील के नाम बोलता हूँ। उत्तराखंड के झील का नाम दोस्तों नौखड़ू ताल, रूपक ताल, देव ताल, नैनीताल, डोडी ताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, जितना भी ताल लगा हुआ झील होगा इस सब कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पड़ेगा, ये सब उत्तराखंड में पड़ेगा। चलिए डल झील को दोस्तों श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। डल झील जम्मू और कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है। यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील 18 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसे फूलों की झील
या कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। इसे किस किस नाम से जाना जाता है? फूलों का झील, कश्मीर के मुकुट या गहना या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। दोस्तों ये रहा आज के जितने भी प्रश्न जो पूछे गए थे, तो उन सारे प्रश्न को का मैंने सोल्यूशन कराया जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए नया से नया जानदार प्रीवियस ईयर के प्रश्न लाते रहता हूँ। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट से बेस्ट साबित होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।